आप सभी का स्वागत है। मैं अमित धाकड़ आज आपसे बात करने के लिए आया हूं कि कैसे वर्ग 3 में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। अभी हाल ही में 16 दिसंबर को शिफ्ट 2 में सेकंड शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ था, जिसमें कि मैंने 117 नंबर प्राप्त किए हैं, 117 मार्क्स प्राप्त किए हैं। किस तरीके से मैंने तैयारी की थी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए थे और मैंने कितने मॉक लगाए थे, किस प्लेटफॉर्म से मैंने लगाए थे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे कि मेरे मॉक में कितने मार्क्स आते थे। रियल में मेरे 117 आए हैं, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। मॉक में और रियलिटी में क्या अंतर रहा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा, आज हम जानने वाले हैं कि व्यापम में डिफ़िकल्ट क्या पूछा जा रहा है। मुझे भी कुछ डिफ़िकल्ट लगा, वो बताने वाला हूँ। जो सरल लगा वो भी आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप उनको देख लीजिएगा कि मैंने मॉक टेस्ट में कितने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। शुरुआत में मॉक में मेरे नंबर कम आ रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। इम्प्रूवमेंट होने के बाद में मॉक में भी थोड़ा ठीक नंबर आने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मॉक टेस्ट से हमारी स्पीड भी सही हो जाती है और हम टाइम को मैनेज भी कर पाते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। स्पीड के साथ साथ हम टाइम मैनेज कर पाते हैं और हम जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, उसे भी हम झेलने में सक्षम हो पाते हैं। कि वहाँ पे जैसे कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, एक जो मेंटली प्रेशर पड़ता है वो बहुत ही एक अलग होता है। यदि मॉक हम लगाते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही है। आपको मॉक से पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कि आपका वीक सेक्शन रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे 117 मार्क्स आए हैं। इससे पहले मैंने सीटेट भी दिया हुआ था। अभी शायद 10 तारीख को, 10 मार्च को, अभी हाल ही में सीटेट का मेरा रिज़ल्ट आया है, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे पेपर 1 में 112 मार्क्स आए, 112 नंबर आए, और पेपर 2 में मेरे 102 नंबर आए। सीटेट में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ली थी एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो मेरा थोड़ा सा पेपर सही नहीं गया था। दोनों लैंग्वेज में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे। खास करके इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। बट मैंने MPTET में लैंग्वेज चेंज कर दी थी। मैंने पहले जो 2020 में मैंने फॉर्म भरा था, वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली थी और सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश ली थी। लेकिन जब फॉर्म रीफिलिंग होने लगे, जहाँ पे हम संशोधन भी कर पा रहे थे, तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश से सेकंड लैंग्वेज में मैंने संस्कृत को ले लिया, क्योंकि शायद इंग्लिश में कहीं ना कहीं मैं पैसेज नहीं कर पा रहा था जिस तरीके से मैं कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में मैंने संस्कृत ली, क्योंकि मुझे संस्कृत में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और संस्कृत के क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। पैसेज काफ़ी आसान रहते हैं। हिंदी संस्कृत की ग्रामर जो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, खास करके संधि समास में लगभग समान देखने को मिल जाते हैं। सीटेट में भी ठीक रहा। सीटेट की तैयारी यहाँ पर काम आ गई है। सीटेट का पेपर हो गया था हमारा, लगभग दिसंबर में पेपर हो गया था। उसके बाद में हमारी MSc की तैयारी हमने चालू कर दी थी। लगभग फरवरी में मेरा लगभग 9 से 10 फरवरी को मेरा MSc का लास्ट पेपर था। लगभग 1 महीने की तैयारी मेरी, जैसे ही सीटेट हुआ था तो 1 महीने की तैयारी मेरी MSc में लग गई थी। MSc कंप्लीट करने में लगभग 1 महीना, फिर आखिरी का 1 महीना मुझे MSc के लिए देना पड़ा। सीटेट में लगे, उसके बाद में सीटेट के बाद में सीधा MSc में लग गए थे, तो 1 महीने का टाइम मिला था। उसके बाद में 9 से 10 जनवरी के बाद मैंने वर्ग 3 की तैयारी भी चालू कर दी थी। हालाँकि मैंने वर्ग 3 की तैयारी पहले भी करी थी और सीटेट में भी मेरी वर्ग 3 की ही तैयारी हुई थी, सच बताता हूँ। तो टाइम लगा है। यदि मैं बोलूं कि मैंने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में वर्ग 3 की तैयारी कर ली है, तो ये मूर्ख बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने कंपटीशन के लिए इतना ज़्यादा मायने नहीं रख पाते हैं। कम से कम 4, 5, 6 महीने तो यहाँ पे मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, तब जाके आप कहीं अच्छा कर पाते हैं।
मैंने कोशिश की थी कि मुझे 120 प्लस लाना है हर हाल में, क्योंकि सीटेट में जो मैंने उम्मीद की थी वो उम्मीद पे मैं नहीं पहुंच पाया था। हालांकि हुआ ये, वर्ग 3 में भी मैंने 120 का सोचा था कि 120 प्लस चले जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। 3 नंबर से मैं रह गया हूँ अपना टारगेट अचीव करने से। मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट का नहीं सोचा था कि मुझे 140 प्लस या 130 प्लस करना है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं था। हमें ओवर टारगेटिंग भी नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे कि टारगेटिंग तो आप 150 भी कर सकते हो, आप 150 कर सकते हो। क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पॉसिबल होता है? ये नहीं हो पाता है। यदि आपका 80%, आपका 75% भी आपका बन जाता है तो ये मानिए कि आपका कंफर्म हो गया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन ज़्यादा है, हमें फ़ाइट करना है, अब टाइम लगता है, थोड़ा सा अलग तरीके में हमें यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। पहले का समय और अब का समय में अंतर है। पहले इतना ज़्यादा कंपटीशन सच में नहीं था, लेकिन आज के समय में कंपटीशन फिर भी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करी थी। मैंने यूट्यूब को फॉलो किया था या नहीं किया था, मैंने कहाँ से तैयारी करी थी, मैंने यूट्यूब पे किस चैनल को फॉलो किया था, किससे मैंने मोटिवेशन लिया था, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है 2020 में जब फॉर्म भरे गए थे तो मैंने भी तैयारी चालू कर दी थी। उससे पहले मैंने एक छोटा सा मॉक टेस्ट दिया था, जो कि किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे फ्री में मिल गया था। एक जो फ्री वाला मॉक आता है वो मैंने दिया था। उस टाइम पे मेरे शायद 94 या 95 मार्क्स आए थे उस टाइम पे, जब मैंने पेपर तैयारी करने से पहले जब दिया हुआ था। और उसके बाद में मैंने तैयारी करी है, लगभग 1 साल मेरी तैयारी चली थी। 1 साल में फिर मैंने 1 साल बाद मॉक दिया था, तो मेरे 96 या 97 मार्क्स ही आए थे, ज़्यादा नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि मेरे पास एक अरिहंत की बुक है, शायद आपने भी नाम सुना होगा, जो अरिहंत की होती है 500-600 पेज की। मैंने भी जो 500-600 पेज की अरिहंत की बुक होती है, मैंने उसको पढ़ा था, तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला था। 1 साल हो जाने के बाद में मैंने क्या किया कि एक छोटा सा मैंने कोर्स परचेज़ किया हुआ था, मात्र 1500 रुपये में मुझे मिल रहा था। शायद उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का वो कोर्स था, 1500 रुपये में मुझे मिला था। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इतना पैसा यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, एक हम ऑनलाइन कोर्स ले लेते हैं। क्योंकि ऑफ़लाइन का समय आप कोविड के टाइम पे ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं लग रही थी, और यूट्यूब पे भटकने से मुझे अच्छा लगा कि क्यों ना एक जगह से 1000-1500 रुपये खर्च करके एक छोटा सा कोर्स लिया जाए और वहाँ से तैयारी की जाए। तो मैंने कोचिंग के मामले में बस मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया था। मैंने उसके नोट्स भी बनाए थे, मेरे पास नोट्स वगैरह भी हैं, खासकर ये तो मैथ्स के हैं। मेरे पास CDP के नोट्स हैं, मेरे पास और भी नोट्स हैं। मैंने सारे नोट्स यहाँ पे वर्ग 3 के लिए, खासकर मैंने वर्ग 3 के लिए तैयार किए थे। CDP यदि आप YouTube से भी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप CDP के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम CDP के सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा हम स्कोर कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि CDP के जो अभी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो बहुत अलग लगा था मुझे CDP का जो लेवल। जो भी मैंने मॉक में दिए थे तो मॉक में तो इतना ज़्यादा CDP मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगा था, लेकिन जो वर्ग 3 मैंने वहाँ पे दिया तो उसमें CDP का लेवल थोड़ा सा हाई था। मुझे ऐसा लगा कि वर्ग 2 की तरह इन्होंने CDP पूछ ली हो। मैंने वर्ग 2 के जो भी अपनी व्यापम की साइट पे वर्ग 2 वाले जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं सारे के सारे दिए थे मैंने। ओनली CDP वाला सेक्शन 30 क्वेश्चन मैंने सारे किए थे, तो मैंने उसका पैटर्न जाना। तो वर्ग 2 का सच कहूँ तो एक लेवल था CDP का, एक काफ़ी अच्छा लेवल था। मतलब उसमें 30 में से 20 नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा था, 30 में से 20 नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा था। तो यदि मैंने सोचा था कि यदि ऐसा पेपर वर्ग 3 में आ जाता है तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी में ऐसे देखने को मिले जो कि सच में बहुत ही अलग थे, जो कि मतलब या तो लेवल के नहीं थे या अपनी तैयारी नहीं थी। सच बताऊं तो अपनी शायद तैयारी ना होगी। उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पे। जैसे कि 30 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो आसान थे, बाकी के जो 10 क्वेश्चंस थे ना उनका लेवल ऐसा था कि आप उनमें फंस रहे थे। 5 क्वेश्चंस में आप फंस रहे थे और 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके बारे में आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो 20 नंबर का तो आपका बिल्कुल फंस रहा था। और
सीडीपी की बात करें, हाँ हिंदी की बात करें वर्ग 3 में सच बताता हूँ मैं हिंदी और सबसे अच्छा मुझे लगा सबसे पहले मैंने सबसे पहले संस्कृत आ गई थी तो मैंने सबसे पहले संस्कृत को ही अटेम्प्ट किया था। संस्कृत में सबसे पहले चंद्रयान, जी हाँ चंद्रयान पर एक वहाँ पे एक गद्यांश देखने को मिला था जो कि बहुत ही आनंद देने वाला था। चंद्रयान के बारे में पढ़ा भी हुआ था तो चंद्रयान देख करके खुशी भी हुई थी वहाँ पे कि चलो चंद्रयान के बारे में आ गया। बहुत सिंपल पूछा गया था तो संस्कृत का तो आसानी से हो गया था। संस्कृत के बाद में मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं हिंदी पे आया। हिंदी के दोनों पैसेज बढ़िया थे। हाँ संस्कृत में 4-5 क्वेश्चन जो थे वो सच में कंफ्यूज करने वाले थे। अब डिफ़िकल्टी लेवल का तो ऐसा है कि 4-5 क्वेश्चन तो लगभग एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन में वो देते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को जॉब नहीं देनी, हर एक को जॉब नहीं देनी है। कॉम्पिटिशन में कुछ लोगों को छांटना रहता है तो कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं वो डिफ़िकल्ट देते हैं। जो डिफ़िकल्ट ऐसे होते हैं वो हर एक के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, चाहे किसी ने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो, बहुत मेहनत की हो तब भी वो गलती वहाँ पे कर देगा। संस्कृत ठीक थी, इजी भी, संस्कृत ठीक ठाक में मैं ऐसे इजी टू मॉडरेट कहूँगा। हिंदी इजी टू मॉडरेट थी, इजी ही थी वैसे तो, मॉडरेट भी नहीं थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आई थी हिंदी। हिंदी के बाद में मैंने सॉल्व किया था मैथमेटिक्स, जो कि अच्छे से हो गया था सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। कुछ क्वेश्चंस थे जो फंसाने वाले थे, जिनमें टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे, तो उनको भी मैंने किया। कुछ क्वेश्चंस फंस गए थे जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे तो मैंने उनको आंसर लगा करके मैंने उनको रिव्यू में डाल दिया ताकि मैं बाद में इसको चेक कर लूँ। यदि नहीं दे पाऊँ तो कम से कम मेरा ये कुछ तो आंसर सही वहाँ पर चला जाए यदि टाइम नहीं बचता तो। उसके बाद में इतना होने के बाद में मैंने मैथ के बाद मैं आ गया EVS पे, संस्कृत, हिंदी, मैथ। इसके बाद में संस्कृत के बाद में लाइट चली गई थी तो सारे सिस्टम ऑफ हो गए थे में से हमारे वहाँ के, तो बाद में लाइट आ गई तो वो वहीं से जहाँ से ऑफ हुआ था वहीं से ऑन हो गया था। टाइम भी उतना ही था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बस 10 मिनट का टाइम लगा था, फिर वो प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसके बाद में जैसे ही मैंने EVS को देखा, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा, थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चन थोड़ा कुछ बनने लगे, फिर नहीं बन रहे, फिर बनने लगे, फिर नहीं बन रहे। EVS में लगभग मुझे 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले जो मुझे नहीं आ रहे थे। जैसे कि मलखम्ब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऑप्शन में भोपाल था, अपना रायपुर था, नासिक था। अब मध्य प्रदेश का होने के नाते इतना तो पता है कि ये राजकीय अपना खेल है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में ही कहीं से इसकी उत्पत्ति हुई होगी। रायपुर भी पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था, MP से एक जुड़े हुए थे पहले, तो एक ही था, ये MP ही था, तो मैंने रायपुर लगाया, गलत हो गया। नासिक से इसकी शायद उत्पत्ति हुई थी, नासिक भी ऑप्शन था, महाराष्ट्र से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भारत में राष्ट्रीय स्तर के कितने बीज होते हैं, अजीब क्वेश्चन लगा ये देखने में। इंडेक्स पूछ लिया गया था उन्होंने कि जल प्रदूषण का 2021 में 2021 में कौन सा इंडेक्स रहा, नहीं पढ़ा था करंट अफेयर्स। हाँ 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल ऊपर से जा रहे थे, हर कुछ ही पूछा था वो 10 क्वेश्चंस का, तो मैं ये कहूँगा। उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया था कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, प्रदूषित जल होता है, उसका क्वथनांक बताइए, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो वो क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऊपर से गया था। EVS करते उसकी पेडागोजी भी थोड़ा सा अलग लग रही थी मुझे। बाकी 3 सेक्शन काफ़ी बढ़िया चले गए थे, उनमें काफ़ी अच्छा हो गया था, लेकिन EVS में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो था लो होने लगा कि यार इतना कुछ किया है। सबसे ज़्यादा मैंने तैयारी EVS की करी थी। मैंने लूसेंट जो वैसे ये तो हिंदी है, लूसेंट में से EVS मैंने सारी कर रखी थी। 2 बार मैंने लूसेंट का जो भी EVS के टॉपिक होते हैं ना, डिसीज़ हो गया अपना, खेल वाला हो गया अपना, इसके बाद अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, 2 बार मैंने उसको भी पढ़ा हुआ था, तो सारी चीज़ें मैंने करी हुई थी। तो लेकिन EVS का तो ऐसा है कि वो तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट आ रहा है, सभी के लिए डिफ़िकल्ट आ रहा है। 10-12 क्वेश्चंस वो कोई कितना भी पढ़ के चला जाए वो गलत होने के चांस बनते हैं। हाँ आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि उनमें से आपके कुछ क्वेश्चन सही चले जाएँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हो पाया है। इसके बाद में मैं गया CDP पे। मुझे लगा कि CDP तो काफ़ी आसान आने वाली है, मैंने रिव्यू में देखा भी हुआ था कि काफ़ी सिंपल आने वाली है। जब मैंने CDP को देखा, उस पेडागोजी को देखा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये तो वर्ग 2 वाली इन्होंने दे दी है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे ही नहीं थे भाई, घुमा फिरा करके हर एक क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं था कि ये कहाँ से पूछ लिया गया है, कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा था वहाँ पे। तो
मतलब देखा जाए तो 3 उन्होंने बढ़िया दिए, लेकिन 2 में उन्होंने का लेवल जो था काफ़ी बढ़ा दिया था। मैंने लगभग सबसे एक तरीके में आपको बताऊं तो मैंने सबसे ज़्यादा तैयारी करी थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो भी अपना नासा वगैरह है, अपना इसरो वगैरह है, ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के गया था। सारी सैटेलाइट सब कुछ बहुत अच्छे से करके गया था। सोलर सिस्टम लूसेंट से करके गया था, लूसेंट से अच्छे से करके गया था। यूट्यूब पे वीडियोस भी देख के गया था, अपने नोट्स जो बनाए थे उनको भी पढ़ के गया था। 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे, नहीं बने, वो भी गलत हो गए, पता नहीं कहाँ से पूछे थे। लूसेंट में से भी मुझे देखने को नहीं मिले थे। मैंने लूसेंट को तो लगभग काफ़ी अच्छे से मैंने कवर किया हुआ था कि यदि लूसेंट में से कुछ आता है तो बन जाएगा। खेल के बारे में एक इतना ऊटपटांग क्वेश्चन आया था, अब क्या बोलो उसके बारे में, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ का खिलाड़ी कौन है। उसमें नाम भी ऐसे थे जो 2021 वाले कोई थे जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था। एक अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यदि क्रिकेट का पूछता, हॉकी का पूछता, बैडमिंटन का पूछता, तो जैसे जैसे ऑप्शन टेस्ट से हम हटाते आंसर तक पहुंच जाते। लेकिन लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस उन्होंने ईवीएस में ऐसे पूछे जो कि लगभग किसी से नहीं बन रहे होंगे। शायद ही कोई होगा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा जिसने बहुत तैयारी करी होगी, वो ही कर सकता था उनको। मैंने अपने एक MPPSC की तैयारी करने वाले दोस्त को भी ये क्वेश्चंस बताए थे, तो उसने भी बोला कि भाई इतना डीप तो हमें भी नहीं पढ़ाया गया है, हमने भी नहीं पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगा कि 10-12 क्वेश्चंस तो व्यापम जानबूझ के ऐसे EVS में डाल रहा है कि वो सच में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के जो अधिकतर बच्चे यहाँ पे MP में एग्ज़ाम देने वाले दे रहे हैं, आपने उनका रिव्यू देखा होगा तो आपने जाना होगा कि 10 से 15 नंबर उनके यहाँ पे कम आ रहे हैं। यदि वहाँ पे किसी के 125 नंबर हैं तो यहाँ पे 105, 110 के बीच में रह जा रहा है। वहाँ पे किसी के 130 हैं, यहाँ पे 110 पे रह जा रहा है। वहाँ पे किसी के 120 हैं तो यहाँ पे 100 पे रह जा रहा है। देखा जाए तो अपना जो MP है, अपना जो MP का वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम है, जो व्यापम जैसे कंडक्ट करवा रहा है, एग्ज़ाम ले रहा है, कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी लेवल इन्होंने अच्छा रखा हुआ है। मुझे ऐसा लगा, मेरा जब 16 मार्च को 2nd शिफ्ट में मेरा पेपर हुआ तो एक पेपर अलग ही लेवल का था। बच्चों के नंबर देखने को मुझे नहीं मिले। मेरे सेंटर पे सबसे ज़्यादा नंबर मेरे थे, 117 मेरे थे। उसके बाद में 106 एक और बच्चे के थे। उसके बाद में 100 से नीचे वाले थे। हम में से लगभग 300 बच्चों में से हम 5 से 6 ही थे जो 100 से ऊपर गए थे, और 90 से ऊपर जाने वाले गिनती के 15 लोग रहे होंगे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। मैंने आसपास भी देखा था तो किसी के 70 नंबर, किसी के 80 नंबर, किसी के एक लड़की के ज़रूर 92 आए थे, मेरे बगल में थी वो, उनके 92 मार्क्स आए हुए थे। और एक और मैम थी जिनसे मैंने बाद में बात करी थी, उनके शायद 96 मार्क्स आए थे, जिन्होंने कि वर्ग 1 भी दिया हुआ था, बेटिंग में है जो कि मैम अभी, उनके 116 वर्ग 1 में आए थे। वर्ग 2 में उनके मार्क्स आए थे शायद 106 आए थे, उन्होंने मुझे बताया था। और वर्ग 3 में उनके नंबर आए हैं 96, उनके वर्ग 3 में आए। उन्होंने भी बताया कि पेपर का लेवल काफ़ी हाई रहा है ये वर्ग 3 का, खास करके EVS हर एक शिफ्ट में डिफ़िकल्ट पूछी जा रही है। तो EVS में तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन पे मेहनत करके हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। आप पहले सभी यूट्यूबर ये बता रहे थे, सभी भी जो भी एनालाइज़ करके सभी बता रहे थे कि 120 प्लस तो आपको लाना होगा, कोई 130 प्लस भी बता रहा था। लेकिन अब आपने 2-4 दिन में जब से एग्ज़ाम होना चालू हुए हैं, आपने देखा होगा कि वो भी अब कट ऑफ कम बताने लगे हैं। जनरल की वो बताते हैं 105 से 110 बताते हैं, मतलब वो भी मेल कैंडिडेट की बताते हैं। मतलब देखा जाए तो वो भी यहाँ पे आ गए हैं नीचे। अब उन्हें भी पता चल गया कि भाई ये व्यापम ना एक ठीक ठाक लेवल मेंटेन करके क्वेश्चंस पूछ रहा है। EVS के नाम पे उन्होंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस डाल दिए थे, भाई ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डाल दिए थे, जो कि NCERT मैंने पूरी अच्छे से पढ़ी हुई थी। NCERT मैंने पूरी पढ़ी हुई है, 10th क्लास तक की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है मैंने, मतलब इकोनॉमी भी मैंने पढ़ी हुई है। लेकिन वहाँ से मुझे कुछ देखने को, EVS तो मैंने पढ़ी थी 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास की मैंने EVS भी अच्छे से करी हुई थी, 2-3 बार मैंने पढ़ी हुई थी। फिर भी EVS का तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ पढ़ा हो और वो आया हो। EVS में तो आपका जो बेसिक नॉलेज रहा हो, यदि आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की आपने तैयारी करी हो तो शायद आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर सकते थे। लेकिन फिर भी वही कहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो शायद ही किसी से बन रहे हों, तो कहीं सही जा रहा होगा, यदि जा रहा होगा किसी का
तो आपको ईवीएस में तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। डिफ़िकल्ट है, सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, आसान है, सभी के लिए आसान है। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं, यदि आपने उसमें स्कोर कर लिया, तो सच मानिए सिलेक्शन पक्का है। 110 प्लस मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और मे बी 120 प्लस भी आपके आ सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वो भी डिपेंड करता है। यदि आपने ईवीएस को सॉल्व करने की सोची कि चलो जल्दी जल्दी में इसे कर लेते हैं, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपका पेपर करने का मन नहीं होगा। तो गलती नहीं करना है आपको। आसान सेक्शन जो भी आसान सेक्शन है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व करिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप हिंदी सॉल्व कीजिएगा, आप संस्कृत या इंग्लिश में से कुछ सॉल्व कीजिएगा, मैथ सॉल्व करिएगा, उसके बाद सीडीपी और ईवीएस पे आइएगा। तो आपको एक सही पैटर्न में एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि भाई सीडीपी की मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है तो मैं अच्छे से कर पाऊँगा। क्या पता किस लेवल का पूछा है। मैंने सबसे ज़्यादा तैयारी करी थी इन्वायरमेंट की, सबसे ज़्यादा 5 मार्च तक तो मैंने लगभग अपना कोर्स पूरा कर लिया था। उसके बाद पेपर का लेवल मैंने देखा कि यार डिफ़िकल्ट आ रहा है, पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, ईवीएस का बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है। 5 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक लगभग 10 दिन मैंने ईवीएस की ऐसे तैयारी करी। मैंने लुसेंट पढ़ ली, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, मैंने अपने नोट्स को पढ़ लिया, बहुत कुछ करंट अफेयर्स की भी कुछ वीडियोस देखी थी। उसके बाद भी ना जाने उन्होंने क्वेश्चंस कहाँ से दिए थे। भारत में एक क्वेश्चन आया था, भारत में राष्ट्रीय स्तर के कितने बीज मान्य हैं, तो मैंने नहीं पढ़ा था ये वाला, पता नहीं कहाँ से दिया था। हो सकता है गूगल पे भी मैंने अभी देखा था, तो अभी तो नहीं मिला, लेकिन मैं अभी एक बार और किसी से कंफर्म करूँगा क्या आंसर आएगा इसका। तो कुछ क्वेश्चंस तो ठीक ठाक दिए थे उन्होंने, लेकिन कुछ का लेवल तो सच में काफ़ी अच्छा था। कारगिल डे कब मनाया जाता है, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा कि चलो ये तो बेसिक था। एक चंद्रयान का भी पूछा था, वो भी सरल था ईवीएस में। चंद्रयान 2 में कौन सा रोवर लगाया गया था, शायद प्रज्ञान रोवर लगाया गया था, विक्रम लैंडर था। ये तो चलो हमने पढ़ लिया था, लेकिन बाकी के जो 10-12 क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले थे, लेकिन उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। डिफ़िकल्ट है, सभी के लिए डिफ़िकल्ट है, आसान है तो सभी के लिए आसान है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी के जो 3 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, उनमें आप मेहनत कर लीजिएगा तो आपके जो मार्क्स हैं ना वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। जिनका नहीं हुआ है, यदि आपका पेपर हो गया है तो कोई बात नहीं है। अब आशा करते हैं कि भाई कट ऑफ, जैसे कि पेपर का लेवल जो आया है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ज़्यादा ना जाए, क्योंकि पेपर का लेवल सच में डिफ़िकल्ट आया है। खासकर कि ईवीएस मैंने अभी तक तो नहीं सुना कि किसी शिफ्ट में ईवीएस आसान आई हो। किसी की किस्मत है कि एक शायद कल ही मैंने देखा था 15 को लगभग 10-12 क्वेश्चंस स्पेस के पूछे गए थे, तो अधिकतर बच्चों ने स्पेस को तो काफ़ी अच्छे से कर लिया था, तो उन्होंने शायद अच्छा कर लिया हो वहाँ पे। किस्मत, यहाँ पे लक कह सकते हैं। अब हमारा लक तो बिल्कुल नहीं था। करंट पूछ लिया, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए, उसमें करंट अफेयर ओलंपिक से क्वेश्चन आ गया था कि ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ है अभी हाल ही में। तो चलो वो तो ठीक है कि पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था तो बन गया था वो वाला तो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कन्फ्यूज़ करने वाले थे। आशा करता हूँ कि आप सभी भी अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे। वहाँ पे रिलैक्स होकर के पेपर देना है आपको, जल्दबाजी नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी पेपर कर देते हैं। मेरा पेपर ना मात्र 10 मिनट पहले हुआ था, वास्तविकता में 5 मिनट पहले हो पाया था पूरा। कुछ लोगों का आधे घंटे पहले हो गया था मेरे वहाँ पे, कुछ लोगों का 1 घंटे पहले भी पेपर हो गया था। मेरा कहना ये है रिलैक्स होकर के पेपर देना। भैया 2.5 घंटे का जब टाइम दिया है तो 2.5 घंटे का यूज़ करिए ना। कुछ सोच समझ कर ही उसने पेपर बनाया होगा, कि बच्चा थोड़ा सा टाइम दे तब उसका आंसर आएगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है, आपको रिलैक्स होकर के सॉल्व करना है, आपका पेपर अच्छा जाएगा। यदि आपका पेपर हो गया है तो कोई बात नहीं है, अब आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइएगा। आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम ये भी आशा करते हैं कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी तो वैसे भी हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। व्यापम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दे, लेकिन जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम रुक कैसे जाएं। जब तक हमारा और आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम कैसे रुक जाएं, ये संभव नहीं है। हम नहीं रुकेंगे, ना आप रुकेंगे ना हम रुकेंगे। सिलेक्शन के बाद में भी नहीं रुकेंगे, उसके बाद में भी बहुत कुछ करना रहता है।
तो जिनका पेपर नहीं हुआ है उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, आप अच्छे से पेपर देंगे। और कोई भी डाउट है आप बराबर मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी दिन टाइम मिला मुझे या आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके में, एक सही तरीके में मैं अपनी सारी जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो रणनीति रही है, मैंने कैसे तैयारी करी थी, कितने घंटे पढ़ाई करी थी, मैं अपने नोट्स एक दिन आपको बताऊंगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। मैं आपको एक दिन ही सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे कुछ यहाँ पे नोट्स रखे हुए हैं, मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ मेरी बुक्स रखी हैं जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, जिन्हें अक्सर मैं रीड करता रहता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ थॉट्स वगैरह मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ तो सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कुछ थॉट्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने, जिससे कि कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। कुछ छोटे छोटे मैप भी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके में बताऊंगा। रूम के बारे में आपको बताऊंगा कि स्टडी रूम कैसा होना चाहिए। कुछ थॉट्स वगैरह यहाँ पे मैंने बहुत सारे थॉट्स मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। यहाँ पे ये स्टडी, ये वाला शायद आप देख पा रहे होंगे, ये स्टडी बोर्ड है। यहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ, ट्यूशन्स भी देता हूँ। कुछ यहाँ पे थॉट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं जो कि मोटिवेशनल थॉट है। और ठीक है, तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको सिस्टमेटिक बताऊंगा कि कैसे हमें स्टडी रूम भी तैयार करना है किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करें तो आप सभी ने टाइम दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अभी मैं आपको एप्लीकेशन में जाके भी बताऊँगा। मैंने ये परीक्षा ऐप पे दिया था उसका डेमो वाला, इसमें मेरे 112 नंबर आए थे। इससे पहले भी मैंने मॉक दिए हुए थे और पहले मेरे 95-96 नंबर आए थे। फिर मैंने ग्रेड अप पे दिए थे, वहाँ पे मेरे 106-107 नंबर आए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पर मैंने कुछ मॉक दिए थे। ये मैंने 18 फरवरी को दिया हुआ था। ये टेक्स्ट बुक का है, यहाँ पे 117 आए थे इसमें, जो कि मेरे यहाँ पर व्यापम में भी 117 नंबर आए, संयोग मात्र है ये। उसके बाद 18 फरवरी को ही मैंने दिया था, 124 नंबर आए थे। उसके बाद 19 फरवरी को दिया था, मेरे 110 नंबर आए थे, यहाँ पे कम नंबर आए थे। उसके बाद 19 फरवरी को ही एक और दिया था मैंने, तो मेरे यहाँ पे 127 नंबर आए थे। थोड़ा सा देखा जाए तो मॉक में यदि अपन अच्छा करते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा होने के चांस बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ मॉक दिए हुए थे। शायद मैंने यहाँ पर भी कुछ मॉक दिए हैं प्रीवियस में। पहले मैं इनके रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी, ये तो 57 मार्क्स आए थे, मैंने बहुत पहले दिया हुआ था, शायद बहुत पहले। इसमें भी मैंने CDP मेरे ओनली 14 मार्क्स आए थे, बहुत पहले दिया हुआ था। केवल 2 सेक्शन अटैम्प्ट किए थे मैंने, हिंदी नहीं कर पाया था, मैथ में इतने आए थे और EVS में 99। CDP बहुत कमज़ोर थी जब तैयारी स्टार्टिंग करी थी, तो इसमें तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद वाला मॉक टेस्ट मैंने लगभग 2020 में ही दिया होगा ये वाला। इसमें नहीं, ये वाला भी कोई दूसरा टेस्ट है, इसमें भी शायद पूरा अटैम्प्ट नहीं किया होगा मैंने ये वाला। हाँ, इसमें 106 नंबर आए थे मैंने, ये भी मैंने लगभग, इसमें डेट शायद बता रहा हो वो, नहीं इसका भी कंफर्म नहीं कब दिया था, लेकिन ये बहुत पहले दिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा, खास करके मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी तो मैंने संस्कृत ले लिया था, आगे आपको मैं बताने वाला हूँ ये भी। उसके बाद ये दिया था, इसमें मार्क्स आए थे 107 आए थे, 106 107। उसके बाद फिर मैंने तैयारी के बाद में, संस्कृत लेने के बाद में फिर मैंने और मेहनत करी थी, संस्कृत का भी कोर्स हो गया था। तो यहाँ पर ये वाला बताता हूँ मैं, इसमें मेरे शायद इसमें मेरे 127 मार्क्स हैं। ये वाले एक भैया ने दिए हुए हैं, साथ में पढ़ते हैं वो भी और पढ़ाते भी हैं, तो उनके मार्क्स हैं इसमें, तो उनके भी अच्छे नंबर आए हैं, 100+ ही हैं उनके अभी तक इसमें। इसके बाद मैं टेक्स्ट बुक पे खुद जाता हूँ, टेक्स्ट बुक पे आपको बताता हूँ कि कितने कितने नंबर मैंने यहाँ पे प्राप्त किए हुए हैं। देखिए 57 टेस्ट मैंने दिए थे, जिसमें से कि ये तो मेरे छोटे वाले मॉक टेस्ट हैं, आप इनको छोटा पैक कह सकते हैं। ये मार्च वाले तो मैंने दिए ही नहीं थे, मतलब 15 दिन 5
लगभग 28 फरवरी के बाद मॉक मैंने बंद कर दिए थे देना। लगभग एग्ज़ाम से 20 दिन पहले मॉक मैंने बंद कर दिए थे। ये यहाँ पर मेरे मॉक में कुछ नंबर आए थे, ये यहाँ पे इसमें तो कम आए थे। ये चैप्टर टेस्ट दिए, कंटेंट टेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ लगाए थे। ईवीएस के तो मैंने लगाए थे क्योंकि ईवीएस का डाउट था। ये 117 ये वाला हो गया, ये अपना ये आ गया। और एक और दिया था मैंने, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज ली थी, हिंदी और इंग्लिश ली थी। मतलब ये मैंने सीटेट का पेपर होने के बाद दिया था, तो 117 आए थे। और एक और में मेरे 117 आ चुके हैं यहाँ पर 117। और मेरे यहाँ पर जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी मेरे 117 मार्क्स यहाँ 117 नंबर मेरे आए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने तैयारी करी थी, तो आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा।